जी सर। हाँ जी मैडम। सर आज हमारा टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट्स। यस। तो सर ये क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? मैडम देखो, अलाइनमेंट से एक नॉर्मल लैंग्वेज में सभी लोग अलाइनमेंट वर्ड जो यूज़ करते हैं वो गाड़ियों के लिए करते हैं, कार के लिए, है ना, कि कार जी, के अलाइनमेंट ठीक करा रहे हैं। तो कार के अलाइनमेंट से क्या मतलब होता है कि जब हम कार चला रहे हैं और हमें कहीं जाना है, उस तरफ हम जा रहे हैं, मतलब अपने गोल, अपने टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी, और यदि कार का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो हम जा तो रहे हैं सामने की तरफ और पता लगा उसका टायर हमें लेके जाएगा एक साइड में ले जाने लगा। तो हम बोलते हैं भी गाड़ी का अलाइनमेंट ठीक कराओ ताकि जहाँ जाना है वहाँ सारी चीज़ें हेल्प करें। गाड़ी का इंजन, टायर, जो भी स्टीयरिंग, जो भी कुछ है, वो सारा एक ही दिशा में जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ जाने में हमारी हेल्प करे। तो सभी चीज़ें एक रेखा में रहें, एक लाइन में रहें, तो उस एक ही लाइन में करने की जो प्रक्रिया है उसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट से मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर सारा जो न्यूरॉन्स का जाल है, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, माइंड सेल्स हैं, तो उनके अंदर जो मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं वो एक ही लाइन में रहें, या मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ कि हमारा मन, बुद्धि और शरीर एक ही लाइन में काम करे। हम मन से चाह रहे हैं कुछ करने के लिए, लेकिन मन का दूसरा हिस्सा में मजबूर कर रहा है कुछ और करने के लिए, या हम उस काम को नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट ठीक नहीं है, और जो हम चाहते हैं पूरी एनर्जी एक तरफ नहीं जा रही है। तो पूरी एनर्जी एक तरफ जाए, इसलिए एनएलपी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। तो सर किस प्रकार हमारा मन, शरीर और बुद्धि एक ही रेखा या अलाइनमेंट में रहते हैं? यस मैडम, सपोज करो हमारा कोई भी गोल है, कोई भी टारगेट है, उसकी तरफ हमें काम करना है। तो जी, हम चाहेंगे कि हमारे शरीर की जितनी भी एजेंसीज हैं, मीन्स जिसमें बॉडी एक होगी, बॉडी के सारे पार्ट्स हो गए, सिस्टम्स हो गए बॉडी के अंदर, हमारा मन और हमारी बुद्धि, ये एक ही तरह से काम करें, हमें हेल्प करें। उसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो देखो, ये समझने की है कि ये काम कितने स्तरों पर होता है। तो हम देखेंगे ये काम लगभग 7 लेवल्स हैं जिन पर ये काम होता है। जी, उसमें से पहले कुछ हैं जो बॉडी के लेवल पर हैं, फिजिकल रूप में हमें बाहर दिखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फिजिकल रूप में बाहर नहीं दिखती, केवल अंदर फील होती हैं। जो बाहर दिखने वाली चीज़ें हैं उनके अंदर हो गया हमारा एनवायरनमेंट। सपोज करो एक बच्चा है और वो पढ़ करके यूनिवर्सिटी टॉप करना चाहता है या अच्छे नंबर लाना चाहता है। एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस अच्छे से करना चाहता है। एक कोई रोगी है, वो मना बिल्कुल स्वस्थ होना चाहता है। एक आदमी है, वो बहुत पैसा कमाना चाहता है। जी, कोई भी टारगेट हो, उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बाहर के लेवल पर दिख रही हैं और बाहर के लेवल पे करनी है। कुछ ऐसी हैं जो हमें बाहर से दिख नहीं रही हैं और हमें इंटरनल लेवल पे करनी है। जो बाहर से करनी है वो मेनली 3 है। एनवायरनमेंट क्या है, उस एनवायरनमेंट में, और फिर अपने टारगेट के प्रति हमारा बिहेवियर क्या है, जी, और तीसरा है उस टारगेट के लिए जो कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या वो हमारे अंदर हैं, हम ये देखें। हमें कोई नया चीज़ सीखनी है, कोई नई प्रैक्टिस अपने अंदर बनानी है, अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन लाना है, हम उनकी स्टडी करें। तो ये तो हो गए सब जो हमें बाहर से चीज़ें दिख रही हैं। एनवायरनमेंट क्या है उस टारगेट के लिए, मेरा बिहेवियर क्या है उस टारगेट के लिए, और तीसरा मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मैं उन पर काम करूँ। परंतु कुछ चीज़ें हैं जो हमें बाहर से नहीं दिखती, जैसे बिलीफ, कि हमारे बिलीफ क्या है उस टारगेट के लिए। माना कोई आदमी, उसे कोई प्रॉब्लम हुई, कोई बीमारी हुई, और उसके अंदर एक बिलीफ है, उसको शुगर हुई, जी, और उसके अंदर बिलीफ है कि भाई एक बार शुगर हो गई तो ठीक नहीं होती, बीपी हो गया तो ठीक नहीं होता, लाइफ टाइम दवाइयाँ। या कोई आदमी पैसा कमाना चाहता है और उसका बिलीफ है कि पैसा तो सिर्फ पैसे वाले कमा सकते हैं, जी, तो वो कैसे कमाएगा फिर? तो एक हो गया बिलीफ। उसके बाद है वैल्यूज, कि हमारी वैल्यूज क्या है। बिलीफ में और वैल्यूज के बीच में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। देखो, बिलीफ और वैल्यूज में लड़ाई कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। माना एक आदमी पैसा कमाना चाहता है और उसका बिलीफ भी है कि मैं चाहूँ तो मेरे अंदर टैक्ट्स हैं, मेरे अंदर वो स्किल्स हैं कि मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। पर वो जिस परिवार में, जिस पारिवारिक बैकग्राउंड में वो पला बड़ा हुआ, उसके मन में पैसे के बारे में जो वैल्यूज हैं कहीं पर वो नेगेटिव है। वो ये सोचता है कि पैसा कमाना कोई अच्छी बात नहीं है, या पैसे वाले जो होते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते, वो बिगड़े हुए होते हैं, या पैसे वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, या पैसा जो है लड़ाई की जड़ है। ऐसे उसके बारे में कोई उसकी वैल्यूज ऐसी रखी हुई हैं पैसे के बारे में, जो उसको पैसे के लिए नेगेटिव कर रही हैं। तो बिलीफ और वैल्यूज में जो लड़ाई होती है ना,
तो काम पूरा। उसको अपनी वैल्यूज में चेंज करना है कि भाई पैसा ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपने टारगेट्स पूरे कर सकता हूँ, पैसा ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता हूँ, पैसा ऐसी चीज़ है यदि मेरे पास होगा तो मैं अपने पेरेंट्स की ज़्यादा केयर कर सकता हूँ, पैसा ऐसी चीज़ है जिससे मैं नई चीज़ें सीख करके अपनी फैमिली की, अपने समाज के लिए और कंट्री के लिए कुछ बड़ा कर सकता हूँ, पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके बेस पर मैं डोनेशन दे करके ऑर्फनेज होम्स में, अनाथालयों में या गरीबों के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो पॉइंट हुआ, वैल्यू पैसे के बारे में जब सुधारी और बिलीफ उसके पास पहले से ही है तो काम एकदम बहुत तेजी से चल जाएगा। जैसे मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब बिलीफ और वैल्यूज में लड़ाई होती है। अभी यंग जनरेशन में क्या है, उनका एक बिलीफ है कि भाई शादी एक बंधन है, जी, शादी एक बंधन है, और उसकी वैल्यूज क्या है यंग जनरेशन में आज यंगस्टर्स की, वी लव फ्रीडम, ये तो सही कह रहे हैं आप। कि हमें भाई बंधन पसंद नहीं है, आज़ादी। उनकी बहुत स्ट्रांग वैल्यू है, यदि किसी ने ज़्यादा, मीन उसके पेरेंट्स ने भी ज़्यादा चेक लगाए तो वो पेरेंट्स के साथ भी रिवोल्ट करने के लिए तैयार है। उसकी एक वैल्यू है कि मेरे ऊपर चेक पॉइंट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मेरे को फ्रीडम चाहिए। ये उसकी बहुत स्ट्रांग वैल्यू है। समझो उसकी तरफ यदि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर अटैक किया जा रहा है, ये मेरे को दबाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, और वो उसकी तरफ से ऐसा ही नहीं है माना। अब क्या हुआ, बिलीफ और वैल्यूज में लड़ाई हो गई आपस में। बिलीफ है कि शादी एक बंधन है और वैल्यू है कि बंधन चाहिए ही नहीं, तो फिर शादियां टिकेंगी नहीं आराम से। तो यानी कि या तो बिलीफ के अंदर चेंज करना पड़ेगा या वैल्यूज में चेंज करना। बिलीफ, हम इंटरनल लेवल की बात कर रहे थे न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट के अंदर, तो मैंने बताया एक बिलीफ हुआ इंटरनल लेवल पर, दूसरी वैल्यूज हो गई, और वैल्यूज के बाद जो अगला है वो है आइडेंटिटी। आदमी अपनी आइडेंटिटी कैसे देखता है? देखो, आइडेंटिटी ना इंटेंशन से क्लियर होती है। मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी पैसा कमाना चाह रहा है, उसका बिलीफ भी है उसके पास कि मैं पैसा कमा सकता हूँ टैक्स लगा करके, मेरे पास वो स्किल्स हैं। उसकी वैल्यूज भी है कि भाई पैसा कमाना तो अच्छी बात है, पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, और उसकी आइडेंटिटी अपनी एक गरीब आदमी की बनी हुई है। जी, आप बोलोगे सर वो पैसा कमाना तभी तो चाहता है, नहीं, आइडेंटिटी काम करती है। यदि उसकी आइडेंटिटी गरीब आदमी की है, उसका बिहेवियर वैसे ही हो जाएगा। मीन्स आपकी आइडेंटिटी गरीब आदमी की है या आपकी आइडेंटिटी एक ऐसे आदमी की है कि जो पैसा कमाने की ओर बढ़ चुका है, दोनों में बहुत फर्क है। एक बीमार आदमी दवा लेता है, हॉस्पिटल जाता है, अब उसकी आइडेंटिटी मैं एक इल पर्सन हूँ या मैं एक रिकवर करने वाला हूँ। वो दवाई लेते हुए सोच रहा है कि मैं बीमार हूँ, जी, दूसरा वो सोच रहा है कि मैं अब रिकवरी के पाथ पर चल रहा हूँ। तो ये आइडेंटिटी हुई आदमी की, अपनी उसकी इंटेंशन से, सोच से क्लियर हो रही है। दोनों बातों में देखने में कोई फर्क नजर नहीं आता कि आदमी दवा इसीलिए ले रहा है कि मेडिसिन ले रहा है कि भाई वो बीमार है, बट उसकी इंटरनल इमेज में वो एक बीमार आदमी है, तो बीमारी बहुत लंबी चलने जा रही है, और उसकी इंटरनल इमेज में वो रिकवरी के ऊपर चलने वाला, अब वो हेल्दी होता हुआ आदमी है। हेल्दी होते हुए का मतलब हुआ कि हेल्थ में अभी कोई प्रॉब्लम है जो उसे रिकवर करना है, बट उसकी इंटेंशन है मैं कि हेल्दी होता हुआ आदमी हूँ, मैं एक रिच होता हुआ आदमी हूँ, माना वो पैसे कमाने का प्रयास कर रहा है, तो नाउ आई एम गेटिंग रिच और आई एम पुअर। इन दोनों आइडेंटिटीज में बहुत फर्क है। तो अपनी ये बिलीफ, वैल्यूज और आइडेंटिटी को संभालते हुए अपने गोल को ना बहुत बड़ा बनाना चाहिए। यदि गोल बहुत बड़ा हो तो वो रुकने नहीं देता, उसको इतना बड़ा करना चाहिए कि उसके साथ में जैसे आपके जानकारों की, आपके समाज की कुछ ऐसी बातें जुड़ी हुई हों कि आदमी के मन में ये रहे कि उसको एक एनलाइटेंड लेवल पर, एलिवेटेड लेवल पर देखना चाहिए कि भाई मैं जनरेशन्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं इस अर्थ को एक बेटर प्लेस टू लिव ऑन बनाना चाहता हूँ, कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि ये पृथ्वी बेहतर जगह बने रहने के लिए। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं लोगों के सपनों को पूरा करने में योगदान दे सकूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। उस बड़े टारगेट के साथ फिर अपने आइडेंटिटी को, कि मेरी अपनी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी फिर जब टारगेट बड़ा होगा, आई एम ए वैल्यू क्रिएटर, आई एम ए स्माइल जनरेटर, मैं एक वैल्यू ऐड करने वाला आदमी हूँ। तो जो आइडेंटिटी अच्छी हो जाएगी तो वैल्यूज भी अच्छी हो जाएंगी, फिर पैसा किस लिए कमाया जा रहा है? अच्छे कामों के लिए कमाया जा रहा है, और बिलीफ्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में इन 4 चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जाए, जो बाहर से दिखती नहीं है, केवल अंदर रहती हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ दर्शकों के लिए, बिलीफ, देन वैल्यूज, आइडेंटिटी एंड देन गोल्स। सर, दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी मिली कि किस प्रकार अपने गोल्स को बड़ा करके अपनी आइडेंटिटी को बड़ा किया जाए।
और फिर बड़े बिलीव्स और वैल्यू को अपने मन में इम्प्लांट किया जाए। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई पर्सनल समस्या है तो हमें वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।